So, as we all know that JEE is very near to us, so we must plan for the second attempt firstly. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट को नहीं कर पाओगे एस, लेकिन इसे कर लोगे। लेकिन ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो मैं थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल होऊंगा कि सेकंड अटेम्प्ट में अभी 44 डेज है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलें, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है, तो आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी अपने पास 6 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक का टाइम है, एंड आई थिंक ये टाइम बहुत है। 44 डेज है। मैं खुद एक ड्रॉपर था, सो मैंने 3 महीने में पूरा कोर्स ख़त्म किया है फ्रॉम स्क्रैच। सो बेसिक डिटेल्स फ्रॉम माई साइड। सो माई नेम इज़ रचित अग्निहोत्री। अभी करेंटली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ आईआईटी जोधपुर में। और जेई मेंस में मेरी परसेंटाइल 99.523 थी और 270 मार्क्स। ऑल हेल टू द एनटीएस, रैंडम मार्किंग एंड ऑल। जेई एडवांस में मेरी रैंक 5987 थी जनरल कैटेगरी में। सो आइडल स्टडी प्लान फॉर नेक्स्ट 40 डेज बताने के लिए पहले मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहली, मार्क्स स्कोर करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किस चैप्टर से मार्क्स आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से मार्क्स आ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और दूसरा, जो रिवीजन एंड थ्योरी है वो उतनी हेल्पफुल है जितनी की क्वेश्चन प्रैक्टिस है। क्योंकि आप केवल अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको थ्योरी फार्मूले याद नहीं है, आप थ्योरी फार्मूले चेक कर रहे हो हर बार, तो आपके मार्क्स नहीं आने हैं। ये मैं अभी लिख करके दे सकता हूँ आपको। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिकली आपके कोर्स को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है और सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आप किसी भी वीक को आगे पीछे करना चाहो तो कर लेना, लेकिन उनके चैप्टर्स को आगे पीछे मत करना। ये नहीं कर रहे हो कि एक चैप्टर फर्स्ट वीक में से उठा करके आपने थर्ड में डाल दिया है। कर सकते हो, लेकिन ये हेल्पफुल नहीं रहेगा क्योंकि ये सजेस्टेड नहीं है मेरी तरफ से। किसी भी चैप्टर को ख़त्म करने के लिए 3 स्टेप हैं बेसिक। सबसे पहला, उसकी पूरी थ्योरी पढ़नी है। पूरी थ्योरी मतलब आपके नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ एक बार रिवाइज करना है। सेकंड, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर्स मस्ट है, क्योंकि अब देखो लास्ट ईयर 4 पेपर हुए थे, 4 बार हुआ था और हर बार में 8 पेपर हुए हैं। आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है किसी भी चैप्टर पे। एनटीए की प्रैक्टिस करो बेसिकली सबसे पहले, उसके बाद में आप अपने अलग मटेरियल लगा सकते हो। एंड थर्डली, एक बार सारे फॉर्मूलेज दोबारा से लिख लो एक जगह पर, एक शॉर्ट पेपर पर। किसी भी एक पेज पर आप लिख सकते हो। अभी ये माउस से लिख रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा बियर कीजिए, अभी मेरा पेन आया नहीं है। आप किसी पर भी लिख सकते हो। एक शीट पर आपका एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा ले रहा है तो फिर मतलब आपने अभी तक उसको शॉर्ट नहीं किया है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। मेरे पास शॉर्ट नोट्स तैयार पड़े हैं मेरे। मैं बेसिकली आपको ये वीडियो 5 अप्रैल तक मिलेगा। आइडली 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक मैंने कोर्स चालू किया है। तो फर्स्ट में 6 अप्रैल से 9 अप्रैल, इसमें मैंने इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स रखे हैं। स्टैटिस्टिक्स, सेट्स एंड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग। स्टैटिस्टिक में से एक क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग में से एक क्वेश्चन तो गारंटी आता ही आता है। सेट्स एंड रिलेशंस में से आ भी सकता है, कई बार नहीं भी आता, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर 2 क्वेश्चन इसमें से पकड़ के चल सकते हैं। फिजिक्स में ईएमआई मैंने यहाँ पे जो डाला है इसका मतलब है बेसिक ईएमआई। आगे ईएमआई के लिए एक स्लॉट और दिया है। ईएमआई एक बार आप पढ़ लो, क्योंकि ईएमआई पे क्वेश्चन आ ही जाता है उसमें ज़्यादातर, और कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मेरे पेपर में 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद में यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट्स केवल आप इस चैप्टर को अकेले देख रहे हो तो थोड़ा सा डाउट रहता है कि मेंस में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। एडवांस में तो आता ही आता है, लेकिन अगर आप इसको दूसरे चैप्टर से लिंक करके देखो तो कई क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। कई बार आप डायरेक्टली डायमेंशंस चेक करके बता सकते हो कि वो आंसर कौन सा वैलिड हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। ग्रेविटेशन को मतलब कई लोग छोड़ देते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, छोड़ता तो खैर कोई नहीं होगा, लेकिन ग्रेविटेशन को फर्स्ट वीक में खत्म कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ज़्यादातर तो सैटेलाइट के ऊपर ही आएगा। आज के टाइम में मस्ट है सैटेलाइट। और कम्युनिकेशन सिस्टम में आ भी जाता है, नहीं भी आ जाता है। इनकी इक्वेशंस पढ़ लेना एक बार याद से कि कौन सी इक्वेशन में क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पर डिपेंड करता है। केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री रखा है। ऑल हेल सरफेस केमिस्ट्री।
लाइक बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपको आता है तो बहुत आसान है, और अगर आप छोड़ रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इसमें मिसेल वाले में कई लोगों को दिक्कत आती है, पर मिसेल कुछ नहीं है। एक सिंपल सा ऑयल मॉलिक्यूल होगा, इसको आकर के सबके पार्टिकल्स चारों तरफ से कर लेते हैं, जब ये फॉर्मेशन हो जाता है तब वो मिसेल्स कहलाता है, लाइक इन दिस वे। उसके बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी पे ही जाइए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। फिर आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन तो आना गारंटी है। इसमें जैसे वाटर में बेसिकली मिनरल्स की मैक्सिमम कंपोजिशन क्या हो सकती है वो थोड़ा पढ़ लेना, थोड़े नाम पढ़ लेना कि किस किस तरीके के पॉल्यूशंस होते हैं, नाइट्रोजन और इनके ऑक्साइड किस तरीके से पॉल्यूट करते हैं, सल्फर और इन सब के, ये चीज़ें। उसके बाद में मैंने दूसरा वीक डाला है 10 अप्रैल टू 16 अप्रैल। अब थोड़ा सा इजी टॉपिक के बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है लॉग। लॉग एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प कर देता है कई बार इनडायरेक्टली, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं तो। प्रॉपर्टीज में इसके मुश्किल से 20 मिनट का काम है, आप पढ़ लेना एक बार। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड ट्रिगो के बेसिक्स। ट्रिगो के मैं अभी बेसिक से रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि मेंस में गारंटी नहीं होती ट्रिगो के एडवांस टॉपिक्स आएंगे, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से अगर हैं आपके तो आप उसको एस कर सकते हो आसानी से। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने अपने टाइम के पेपर देखे हैं, उससे पहले के कई ट्राई किए थे, तो मेंस में बहुत हार्ड टॉपिक आता नहीं, कोई एक आध रैंडम आ जाए तो वो भी सॉल्वेबल होता है अगर आप उससे डरे नहीं तो। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, एनर्जी। तो ये मैंने इंटरलिंक टॉपिक्स को एक साथ रखा है। अब कई लोग कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन और रोटेशन को क्यों नहीं रखा इसमें। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो रोटेशन से ज़्यादा लिंक होता है, और रोटेशन आप अभी कवर कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के मैंने उसको अभी हटाया है। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड सॉल्यूशन। स्टेट्स ऑफ मैटर में यहाँ पे मेरा मतलब है केवल गैसियस स्टेट, लाइक जैसे एनसीईआरटी ने नेमिंग कर रखी है उस हिसाब से। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये अपने आप में एक महान चीज है, इसमें आप कितनी भी ब्रांचेस निकाल सकते हैं। इसमें आइसोमेरिज्म है, इसमें आप एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ले सकते हैं, इसमें आप स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस एनायंस ले सकते हैं। पूरा जीओसी मैंने एक में काउंट किया है। और आप कहेंगे कि मैं स्टार्टिंग में इतना हेक्टिक क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि एंड आते आते अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन में गए एक बार तो फिर एंड आते आते आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है, फिर आपको बस ये लगता है कि एक टॉपिक से आप दूसरे टॉपिक पे जंप कर रहे होंगे, इसीलिए जितना जल्दी खत्म कर दोगे उतना अच्छा। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी वेव फॉर्म्स और उसमें मत जाना, क्योंकि वो एडवांस में है, तो आप बाद में कर लेना वो एक आध टॉपिक, अभी एडवांस के लिए अलग से बनाएंगे। फिर उसके बाद में 17 अप्रैल टू 23 अप्रैल मैथ्स में मैंने बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी रखा है। इन तीनों का अगर आप मेरी माने तो इन तीनों का ऑर्डर सेम रखना, इन तीनों के ऑर्डर के साथ में कोई मजाक मत करना। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम, फिर पीएनसी और फिर प्रोबेबिलिटी, और इन्हें एक फ्लो में खत्म कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक आज मैंने बाइनोमियल किया, कल पीएनसी और कल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि किसी भी चैप्टर में अगर आप पढ़े हुए हैं, रिवीजन करना है, तो मैक्सिमम आपको 4 आवर्स देने, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसके साथ में कह रहा हूँ मैं कि 4 आवर्स देने मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आपको देने की जरूरत है नहीं। उसके बाद में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इतने ज़्यादा एडवांस के कंसेप्ट में मत जाइए। इसमें जैसे एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट पे कई बार आते हैं, और एडजॉइंट की भी अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो वो बहुत हलवा हो जाता है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं फिर उसमें। फिर फिजिक्स में आइए, और हाँ ये सब मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लाई किया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कई लोग कहेंगे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जो टाइम टेबल फॉलो करना है, ये मैंने किया है, तो इसीलिए हम जो इससे एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं, तो हम जो बता रहे हैं वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं। फिर फिजिक्स में कॉलिजन एंड सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, जैसे मैंने पहले बताया था, और इनके साथ में एक एसएचएम कर लेना, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। एसएचएम में कई लोगों को लगता है कि क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो उसके लिए सबसे बेसिक है फेजर। अगर आपका फेजर है अच्छा है इसमें, कई लोगों को फेजर का कंसेप्ट इसमें नहीं मालूम होगा, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बोल देना, मैं अगला वीडियो फेजर्स पे डाल दूंगा। फिर केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट। पी ब्लॉक कंप्लीट खत्म मत करना फर्स्ट वीक में, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन फैमिली कवर करना।
कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर आप साथ में करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत बड़ा बन जाएगा वो फिर टॉपिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अभी भी हमें रुला रहा है, हम यहाँ पे आईआईटी में बैठ के भी पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, लेकिन मेंस के लिए इतना हार्ड नहीं है। मेंस के लिए थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में आप बैक बॉन्डिंग एक अच्छा कर रखना, और उसके अलावा एक ऑर्बिटल्स इस पे थोड़ा सी कमांड कर लेना अपनी। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स दोनों से एक एक क्वेश्चन आ ही जाता है। बायोमोलिक्यूल्स में मेंस के लिए आरएनए और डीएनए वाला पार्ट, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पे करना। लेकिन हाँ, छोड़ना कुछ नहीं है कि मतलब मैंने इंपॉर्टेंट कहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी चीजें छोड़ दो। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें आरएनए डीएनए के क्वेश्चंस काफी ज्यादा मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना, कई बार स्ट्रक्चर्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं स्ट्रक्चर्स पे भी ले आऊंगा कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स कैसे आसानी से कर सकते हैं, पहला वीडियो है, सो थोड़ा सा आप भी कॉपरेट कीजिए। उसके बाद में हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स भी एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने यहाँ पर आकर के देखा है, लेकिन अपने में जितना है उसके हिसाब से कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं इसकी, वो अच्छे से आती तो हो जाएंगे आपका, ज़्यादा मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, एलसीडी, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब कई लोग मेरे से कहेंगे कि भाई सर्कल्स तक कराया ही था तो साथ में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स भी डाल देते हैं, तो वो मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो कवर नहीं होगा। प्रैक्टिकल चीज़ है, आप एक वीक में नहीं कर पाओगे इतना। सो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जितना आप लोग इससे डरते हो, बहुत इजी टॉपिक है ये। और डिफरेंशियल इक्वेशंस इसलिए क्योंकि ज़्यादातर इसमें लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन पर ही क्वेश्चन आना है, और वो फिक्स है। उसमें वो है ना, कोई बता देंगे कि किसी सिटी में रेट की पॉपुलेशन इस रेट से बढ़ रही है, अब उसकी इक्वेशन बना करके बताइए कि इतने स्टार्टिंग में क्या होगा या एंड में क्या होगा। उस पर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने को, मतलब डायरेक्टली इक्वेशन नहीं पूछेंगे। फिर फिजिक्स में मैंने इलेक्ट्रो वाला पार्ट डाला है बेसिकली, इसमें पूरा इलेक्ट्रो वाले में आप फॉर्मुलेस पे ज़्यादा फोकस करना, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि फॉर्मुलेस पे ज़्यादा फोकस करना मेंस में, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या आएगा, तो जैसे कि कोई एक चार्ज रॉड रखी है, एक पार्टिकल को रिलीज किया, वो किस स्पीड पे पहुंचेगा यहाँ पर, या अब इसमें भी अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं वो, या फिर एक दूसरा पार्टिकल रखा है, अब ये पार्टिकल रुका हुआ है, यानी इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स ने रख रखा है, तो आप केवल एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाएंगे। वहीं अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्री टू मूव है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन के साथ साथ मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। हाँ, जो मैंने आपसे कहा था ईएमआई का, वहां पे थोड़ा सा छूटा हुआ पार्ट है, सो आप ईएमआई को यहाँ पे कवर करना। और अल्टरनेटिंग करंट के भी फेजर्स होते हैं। अब मैं अगर फेजर्स के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे या आप लोग बोलेंगे तो मैं अल्टरनेटिंग करंट और दोनों के एसएचएम के फेजर्स एक साथ करा दूंगा। हाँ, ये आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसकी। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, पी ब्लॉक का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन फैमिली हो गई थी, उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ वो भी कवर करना। क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ट्रेंड्स हैं, वो अगर आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये कई लोग मतलब इसको बहुत इजी मान के छोड़ देते हैं, लेकिन इतना नहीं है। फिनॉल्स में इसमें ज्यादातर क्वेश्चन फिनॉल्स पर आते हैं, फिनॉल्स की रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है, फिनॉल्स के टेस्ट, फिनॉल्स की रिएक्शन। तो हाँ, जो भी चैप्टर मैंने कहा है इसके साथ में ही आप लोग टेस्ट भी कवर करते हुए चलना। सॉल्ट एनालिसिस, अब सॉल्ट एनालिसिस कई लोग छोड़ देंगे अभी कि अब वो हमसे नहीं होगा या नहीं आएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये भी मान लेते हैं कि वो एडवांस मेंस में नहीं आना है, तो एडवांस में आएगा तो कवर तो कर लीजिए, क्योंकि पेपर तो आपको अल्टीमेटली देना ही है। तो इसमें कैटायंस का एक हाफ आप डिसाइड कर लीजिए, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, उसे खत्म कीजिए। और मैंने कैटायंस पहले इसलिए रखे हैं क्योंकि कैटायंस बड़ा टॉपिक है, एनायंस बाद में भी हो जाएंगे, सो इसे आप कवर कीजिए। फिर फिफ्थ पार्ट में 1 मई टू 7 मई तक, इसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसके साथ में फंक्शंस कई लोग सोचेंगे बहुत इजी है या कई लोग सोचेंगे बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है, ये मॉडरेट टॉपिक है। इसमें मेंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाता है बस, एज कम्पेयर टू एडवांस, सो इसे भी कवर कर लीजिएगा। फिर मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो आपको आई गेस सबको आता ही होगा, डिफरेंशिएशन के क्या क्या मेथड है, जैसे लॉग लेना कब है, कभी की पावर में दे भेजना है उसको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो कोई एक कंडीशन दे देंगे फिजिकल, लाइक कोई प्लेन जा रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, या किस रेट से फ्यूल खत्म हो रहा है, इस तरीके की क्वेश्चंस दे देंगे वो आपको। और ये भी हलवा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब
सिंपल अगर आपको एक बार फॉर्मूले आते हैं कि जैसे टेंजेंट के लिए dy बाई डी एक्स जीरो होगा, तो सॉरी dy बाई डी एक्स जीरो नहीं होगा, जो टेंजेंट है उसकी स्लोप dy बाई डी एक्स के इक्वल होगी। सो ये बहुत इजी टॉपिक पड़ जाते हैं। फिर फिजिक्स में अब मैंने हार्ड वाले पार्ट ऊपर खत्म कर दिए, तो अब मैं इस वीक में आपको इधर इजी रख रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स इसमें डुअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी है, तो इस वाले में आप रेडियो एक्टिविटी कवर कर लेना। सेमीकंडक्टर्स, फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स, तो फ्लूइड्स में और सॉलिड्स को एक साथ ही कवर करना, ये एक दिन का ही टॉपिक है, इससे ज़्यादा लेगा नहीं आपका, तीन घंटे 4 घंटे में आप दोनों को निपटा सकते हो आराम से। इसके बाद में सबसे खतरनाक टॉपिक जो मेरे को लगता था, जब तक मैं समझा नहीं कि इसके फॉर्मूलेज याद करके आप कर सकते हो। देखो अगर अभी आप हर चीज में फील लेने जाओगे तो आपका कुछ नहीं होगा, सब में आप अटक जाओगे। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अभी किसी तरीके से आप सिर्फ जे पे फोकस करो, आपको ये जो फील जो भी लेनी है सब आईआईटी में आकर के मिलेगी। सो अभी अपना एम आप आईआईटी रखो बस। सो इक्विलिब्रियम में फॉर्मूलेज मस्ट है, याद रख लेना, और बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना, कंसेप्ट पढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंसेप्ट छोड़ देना। फिर सॉल्ट, अब इसमें जो बाकी का कैटायंस का हाफ बचा हुआ था वो खत्म करना। फिर कार्बोनाइल कंपाउंड्स इसके साथ में, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है, हाँ, फिर इसके साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड्स और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और सॉलिड स्टेट और डी एंड एफ ब्लॉक बहुत आसानी से हो जाएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक में भी डी में है जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, जैसे ए जी के कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, आयरन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। एफ ब्लॉक तो बहुत आसान है, एफ ब्लॉक में केवल आपको लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स की वैलेंसीज याद रख लेना, उनसे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आना। फिर अब ये 6th मंथ 8 में टू 14 में, अब मैंने इसको ब्लैक में लिखा है, मैं पर्टिकुलरली ये टॉपिक छोड़ के गया था, इनडेफिनेट। डेफिनेट कर लेना, डेफिनेट प्रॉपर्टीज से हो जाता है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे वो लोग। इनडेफिनेट मैंने छोड़ा था टॉपिक, और क्वेश्चन आया, मैंने नहीं किया फिर भी क्योंकि इनडेफिनेट काफ़ी खराब टॉपिक है। लाइक आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, कितना भी डीप में जा सकते हो, ये खत्म नहीं होगा कभी। तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, पर्टिकुलरली आपको करना है नहीं करना। इधर फिजिक्स में मैंने वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और केटीजी रखा है। केटीजी को मैंने ऊपर नीचे थर्मल के साथ में नहीं रखा है, क्योंकि आप जितना जल्दी कवर करेंगे उतना अच्छा, और इनके साथ में ये आराम से हो जाएगा। केमिस्ट्री में यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्ट एनायंस, हाई हाफ, अब एनायंस यहाँ से स्टार्ट करा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे कई बार देखा गया दो क्वेश्चन आ गए हैं डायरेक्ट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी कवर करना, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अलग टॉपिक मान करके कवर करो तो सारे चैप्टर्स की रिएक्शन एक बार में हो जाएगी, वो बहुत सही चीज है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डायजोनियम सॉल्ट्स एंड रिएक्शन। इसके बाद में 14 में टू 19 में, अब इसमें आप वेक्टर 3D पाइए। वेक्टर 3D बहुत इजी टॉपिक है, पहले मेरे को भी इसमें लगता था कि क्या टॉपिक है क्या टॉपिक है। आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े से कंसेप्ट देख लीजिए। एक बेसिक चीज जो मैं बताऊंगा कि अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज करना सीख गए तो आप इसको, कोई आपको नहीं रोक सकता इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से लगभग आप प्लेन्स निकाल सकते हो, लाइंस निकाल सकते हो, सब चीजें उससे सॉल्व हो जाती हैं। और एरिया अंडर द कर्व, ये मैं कह रहा हूँ आपको इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें लगभग अलग अलग तरीके के 20 क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, और इससे कुछ नहीं आना है ज्यादा। जैसे मतलब इस तरीके क्वेश्चन आ गए, दो पैराबोला है, इनके बीच का एरिया, अब या तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, अब फॉर्मूला याद नहीं करना तो कंसेप्ट देख लो कि कैसे होगा सॉल्व, यानी कि f2 माइनस f1 फ्रॉम उसकी लिमिट डॉट dx पे रख देने। उसके बाद में फिजिक्स, फिजिक्स में थर्मल फिजिक्स रखी है मैंने यहाँ पर। थर्मल फिजिक्स में अब बहुत कम पार्ट बचा है, केटीजी मैंने ऊपर ले लिए, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। थर्मल फिजिक्स में 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, लाइक कैलोरीमेट्री और ये सब मिला करके, तो आप इसे भी कर लेना। और इसे तो मैं कहूँगा कि अच्छे से करना है, इसीलिए लास्ट वीक में रखा है मैंने। फिर केमिस्ट्री में आता है अमाइंस, अब अमाइंस हो गया है, अब ऑर्गेनिक क्या 35% वेटेज, आप फिजिकल में फॉर्मूले हैं आप उसको रिवाइज करके इतना क्या करेंगे, और इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल चीजें इतनी ज्यादा रिवाइज कर लेनी चाहिए उतना ही अच्छा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों। तो इसमें जितने भी रिएजेंट्स है एक बार वो देख लेना, जितने भी नेम रिएक्शन है, जैसे एल्डोल है, एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजार ओ इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना। फिर सॉल्ट्स में एनायन वाला पार्ट है, और रिवीजन ऑफ ब्लॉक्स एंड जीओसी, जीओसी लाइक भूल जाते हैं कई बार, मतलब आप छोटे छोटे कंसेप्ट है जैसे ऑर्थो इफेक्ट है, पैरा इफेक्ट है, ये चीजें आप भूल जाते हैं। सो यहाँ तक का ये पूरा प्लान है। अब 19 मई के बाद से क्या करेंगे आप, सो 22 23 मई तक
रोज एक पेपर सॉल्व करें। कई लोग कहेंगे कि जो पेपर की टाइमिंग है उसके हिसाब से दो दो सॉल्व करें, ऐसा मत करना। रोज एक पेपर सॉल्व करें अल्टरनेट टाइमिंग पर, मतलब जिन एक दिन सुबह वाला एक दिन शाम वाला, या फिर अगर आपके पास उस वक्त तक तो खैर आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा, तो जो भी आपका पेपर का टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर आप सॉल्व करना। और रोज एटलीस्ट 2 आवर्स उस पर देना कि आप अपनी मिस्टेक्स को देख पाएं और रेक्टिफाई कर पाए, क्योंकि हम कई बार क्या होता है सीखते चले जाते हैं, मिस्टेक्स होती रहती हैं रिपीट, तो अपने मार्क्स फिर उस तरीके से बढ़ते नहीं है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली फील किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा फोकस मोर ऑन फॉर्मूलाज रेदर देन ऑन कंप्लीट रिवीजन। जो फॉर्मूलेज हैं वो, उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना कंप्लीट रिवीजन से, क्योंकि मेन से फॉर्मूलाज आपको मार्क्स बढ़ाएगा और डेफिनेटली बढ़ाएगा। अगर किसी को भी अब मेरे को इसके बाद में किसी भी तरीके का डाउट है पर्टिकुलरली, तो आप मेरे को रीच करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टा हैंडल है RACHT.9.09.00। सो आप मेरे को रीच कर सकते हैं इस पे, आप डायरेक्टली मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, सो वो भी वहाँ पे कवर हो जाएगा। एंड अगर किसी भी रिलेटेड आपको मेरे को मेल करना है तो मेरी मेल आईडी है ragnihotri835@gmail.com। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे मेरे को फॉलो कर लीजिए, आगे के अपडेट्स कौन सा वीडियो आ रहे हैं वो सब इसी पे मैं डालूंगा। थैंक यू।